प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी फटाफट तरीके से सभी साथी हमारे जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। आज की क्लास है हमारी PYQs प्लस डाउट सेशन, यानी कि आपके जो भी डाउट हैं प्लस PYQs, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले बार आ चुके हैं आपकी परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं आपके सामने। आपको लिखना सिखाऊंगा, किस प्रकार से चीज़ों को लिखते हैं और किस प्रकार से आंसर राइटिंग करते हैं। तो एक एक चीज़ों को आपको सिखाने वाला हूं। फटाफट तरीके से सभी साथी जुड़ जाइए आज की हमारी एक शानदार फिजिक्स की क्लास में। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आभार, अभिनंदन, स्वागत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग त्रिशा, गुड मॉर्निंग सुप्रिया, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से ओंकार बैच में। प्यारे बच्चों, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो यहाँ पे दिया गया नंबर है, आप इस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। बाकी अब बारी है हमारी क्लास की, जिसमें आपका PYQs और डाउट सेशन लगा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हमारे PYQs और डाउट सेशन की, जिसमें कि आज हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। गुड मॉर्निंग योगेश, गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग मुस्कान, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग सुहानी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कॉपी में नोट करिए और आंसर लिखते हैं साथ साथ, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ आंसर लिखोगे, मैं भी आपके साथ साथ आंसर लिखता चलूंगा, ठीक है ना। कोई लिखा लिखाया नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपके सामने साथ साथ सब कुछ होगा, ठीक है। डन है, बताओ जल्दी से, ठीक है ना सपना, मुस्कान, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, तो क्वेश्चन नोट करो फटाफट कॉपी में, क्वेश्चन नोट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट करो फटाफट, तो आंसर लिखा जाए। हो गया अमन, लोकेश, क्वेश्चन नोट हुआ, आंसर लिखा जाए। देखो आंसर कैसे लिखते हैं, ये दरअसल एक डेरिवेशन है। ये क्या है, एक डेरिवेशन है छोटा सा। उस डेरिवेशन को यहाँ पे कहा गया है संबंध स्थापित करें, यानी रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव वी, ई और वी के बीच में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। आप सबको मैं ये बात निकलवा चुका हूँ क्लास में ही, ये आपको मैं रिलेशन निकलवा चुका हूँ। आपको याद होगा ई बराबर माइनस का dv अपॉन में dr, याद है। ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ये आपको क्लास में निकाल चुका हूं मैं। ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ये आपको क्लास में डिराइव कर चुका हूं। फिर से मैं डिराइव कर देता हूं, देखिएगा। जो क्लास में डेरिवेशन किया था वो अलग तरीका था, आज मैं आपको एक और नया तरीका सिखा देता हूँ। तो दो तरीका जानते रहोगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं। तो चलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। तो एक नया तरीका देखते जाइए। यहाँ पे पहले एक विद्युत क्षेत्र बनाइएगा। क्या बनाइएगा, पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाइएगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र पहले ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ पे जब एक समान विद्युत क्षेत्र बना लियो तो यहाँ पे थोड़ा लिख भी लीजिए। माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र जहां पे क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, ठीक है, ई है, ये विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है, बिंदु ए, एक बिंदु है, एक बिंदु है बिंदु ए, और एक बिंदु है बिंदु बी, दो बिंदु है वास्तव में। और ये दोनों बिंदु ना बहुत सूक्ष्म अंतर पर स्थित है, इन दोनों के बीच की जो दूरियां है बहुत थोड़ी सी है। यानी अगर मैं ए और बी के बीच की दूरियों की बात करूं तो इनके बीच की दूरी आप मान सकते हो बहुत थोड़ी, थोड़ी दूरी को, सूक्ष्म दूरी को हम क्या मानते हैं, dx मानते हैं। जो सूक्ष्म दूरियां होती हैं प्यारे बच्चों, आलोक, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। कॉपी पेन निकाल के काम करना स्टार्ट करते हैं। हो गई गुड मॉर्निंग, हो गई ना। अब कॉपी पेन निकालिए, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र, इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र बना लीजिए सभी बच्चे, इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र बना लीजिए, और यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लीजिए और यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है, जो दूरी है, वो बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी अंतर है, बहुत थोड़ी दूरी है। तो सूक्ष्म दूरी है ये बहुत थोड़ी सी दूरी है, सूक्ष्म दूरी। इस सूक्ष्म दूरी को हम क्या कहते हैं, dx नाम देते हैं। dr भी बोल सकते हो, dr भी बोल सकते हो। r से भी दूरी को शो करते हैं, x से भी शो करते हैं, दूरी को x से भी शो करते हैं, r से भी शो करते हैं, d से भी शो करते हैं। d क्या है, सूक्ष्म।
यहाँ डी किसी के आगे लग जाता है तो क्या बताता है, वो चीज छोटा बताता है। जैसे अगर एक्स के आगे डी लग गया तो इसका मतलब दूरी हो गई छोटी सी, आर के आगे डी लग गया यानी दूरी हो गई हमारी छोटी सी, ठीक है। तो किसी के आगे भी अगर डी लग जाए तो इसका मतलब हो गया थोड़ी सी दूरी। डी मतलब होता है डेल्टा, जब हम डी एक्स लिखते हैं ना तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जहां दो बिंदु ए व बी के बीच, जहां दो बिंदु, जहां यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, जहां दो बिंदुओं ए व बी के बीच, ए व बी के बीच की दूरी की सूक्ष्म दूरी dx, सूक्ष्म दूरी कितनी है dx, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, सूक्ष्म दूरी dx है। अब इस सूक्ष्म दूरी dx में अगर मैं किसी भी q आवेश को, एक q आवेश लेते हैं, एक q आवेश लेते हैं, क्या हो गया, बातचीत चालू है बराबर, कहे बातचीत आते ही मान चालू हो जाती है। कॉपी पेन निकाल के लिखने के लिए बोला है ना मैंने, लिख नहीं रहे हो, हाँ। बातचीत करोगे नंबर वन कैसे आएगा, हाँ। यहाँ पे मेरे पास टॉपर का कोई मंत्र थोड़ी है कि मैं मंत्र मारूंगा तुम टॉपर बन जाओगे। स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस बार सबसे ज़्यादा विद्याकुल से इसलिए निकले क्योंकि पढ़ाई करी थी उन्होंने, घंटा घंटा मन लगा करके, जान लगा दी थी अपनी। और तुम लोग ऐसे खेलते रहते हो, हल्के में ले लेते हो सब चीज़ें। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की आज तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, एक बिंदु ए है, बिंदु बी है, ए पर कोई क्यों आवेश रखा हुआ है, क्या रखा है, ए पर कोई क्यों आवेश रखा हुआ है। इस क्यों आवेश को ए से बी तक लाने में हमें कार्य करना है, कितना कार्य होगा। अच्छा, ए पर अगर कोई क्यों आवेश रखा होगा, विद्युत क्षेत्र में है, तो क्या उस पर बल लगेगा। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, कोई भी क्यों आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित है, कोई भी क्यों आवेश अगर विद्युत क्षेत्र पर किसी भी बिंदु पर रखा है तो क्या उस पर बल लगेगा। आपका आंसर होगा हाँ सर लगेगा। किधर लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अगर प्लस आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, इधर तरफ ऐसे धक्का मारेगा। और कितना बल लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बल लगेगा, इतना बल लगेगा। अगर क्षेत्र की तीव्रता ई है तो बल F बराबर क्यू इंटू ई लगेगा क्षेत्र की दिशा में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर माइनस आवेश है, अगर ये प्लस आवेश नहीं है, माइनस आवेश अगर क्षेत्र में रखा हुआ है, इस तरीके से माइनस आवेश अगर क्षेत्र में रखा हुआ है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पर बल लगेगा। क्षेत्र इधर की तरफ, क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पर बल लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, उतना ही परिमाण क्या लगेगा, परिमाण उतना ही रहेगा लेकिन क्षेत्र के विपरीत लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, इतनी बात सबको समझ में आया, ठीक है। तो क्षेत्र की दिशा में और क्षेत्र के विपरीत दिशा में अंतर समझ में आया। प्लस आवेश लगा होगा तो क्षेत्र की दिशा में, माइनस आवेश रखा होगा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बिंदु ए पर कोई एक आवेश स्थित है, बिंदु ए पर कोई एक आवेश स्थित है, तो बताओ क्या इस पर बल लगेगा, क्यू पर, क्यू पर बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किधर लगेगा सर, बाहर की तरफ लगेगा सर, इधर तरफ लगेगा बल। एफ जो लग रहा है ना, एफ बराबर वो क्यू इंटू ई, उधर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अब इस Q इंटू ई जो बाहर की तरफ F बराबर Q इंटू ई बल लग रहा है, ये इधर से इधर लग रहा है, लेकिन इस आवेश को आपको A से B तक इधर से इधर लाना है। इस आवेश को बल तो इधर लग रहा है, क्षेत्र जो है ना, विद्युत क्षेत्र जो है इस आवेश पर इधर की तरफ बल लगा रहा है, लेकिन इस आवेश को आपको धक्का मार के उधर से उधर ले जाना है। आपको कार्य करना है, यहां से A से B तक ले जाना है। कितनी दूरी विस्थापित करना है इसे, थोड़ी सी दूरी, dx दूरी विस्थापित करना है। इस dx दूरी को विस्थापित करने में हमें देखना है कितना कार्य करना पड़ेगा। थोड़ी सी दूरी को विस्थापित करने में हमें देखना है कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर थोड़ी सी दूरी विस्थापित करते हैं तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, थोड़ी सी दूरी विस्थापित करने में थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा है, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र E जहां दो बिंदुओं A व B के बीच की सूक्ष्म दूरी dx है, A और B के बीच की दूरी थोड़ी सी dx है, A पर कोई एक आवेश स्थित है Q, उस पर बाहर की तरफ बल लग रहा है Q इंटू ई। अब उसे A से B तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य,
बस जानना है हमें, ठीक है। चलो लिखते हैं, माना कोई एक विद्युत क्षेत्र ई है जहां दो बिंदु ए और बी के बीच सूक्ष्म दूरी dx है, ठीक है, ठीक है। खड़ी पाई बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश को सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, सूक्ष्म दूरी dx क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित करने में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सूक्ष्म दूरी dx यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्षेत्र के विपरीत दिशा में dx, क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र देखिए उधर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र उधर की तरफ है, आप विस्थापित किधर कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। क्षेत्र के विपरीत विस्थापित करने में कृत कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको पता है थोड़ी सी दूरी विस्थापित किया है तो थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, यानी विस्थापन थोड़ा है तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कार्य dw से प्रदर्शित करेंगे। W तो कार्य हो गया, वर्क हो गया, लेकिन अगर D लगा दिया तो थोड़ा वर्क हो गया, थोड़ा सा कार्य हो गया। अब इस थोड़ा से कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप सभी, होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। देख लो, अब बातचीत हो रही है, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, हाँ यही तब करना। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल कितना लग रहा है, F बल लग रहा है। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ थोड़ा सा dx, लेकिन यहाँ पे cos थीटा का भी पद आता है, cos थीटा भी आएगा, cos, और कितना cos एंगल बनेगा बताओ। बल इधर तरफ लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, कितना एंगल बनेगा इनके बीच में? बल इधर लग रहा है, विस्थापन उधर हो रहा है, बताओ कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जीरो कहाँ बनेगा भाई, आप कैसे कह रहे हो जीरो? जरा देखो, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, इनके बीच में एंगल जीरो लग रहा है? पूरा 180 डिग्री एंगल है बाबू, इसे 180 बोलते हैं। अगर बल भी उधर हो लग रहा होता, विस्थापन भी उधर हो रहा होता, देखिए जीरो कब बनता, अगर बल भी उधर लग रहा होता, विस्थापन भी उधर ही होता, तो पक्का 0 डिग्री होता। लेकिन बल तो उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहाँ पे कितना अंश का कोण बनेगा? कहोगे सर ये तो कोण बनेगा 180। कितना कोण बनेगा? 180। बल उधर लग रहा है आवेश पर और विस्थापन हम इधर से इधर ला रहे हैं, तो कितना कोण बनेगा बल और विस्थापन के बीच में? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बल गुणे विस्थापन गुणे cos 180, ऐसे ये फॉर्मूला है, ये कार्य का फॉर्मूला है, आप कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा। ये cos एंगल क्या है? बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण है, यहाँ पे थीटा, ठीक है। हाँ हाँ मतलब ही है तुम्हारे जैसे, बातचीत करने में क्या मजा आ रहा है तुम्हारा, क्यों बातचीत कर रहे हो बाबू? पढ़ाई कर लो, ये सब क्या बोलते रहते हो। देखो यहाँ पे dw बराबर कितना हो जाएगा, f इंटू डी एक्स, और यहाँ पे cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पे -1 बना लिया, -1 से गुणा हो गया तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, f इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो कार्य बराबर dw बराबर कितना हो गया भैया? आ गया माइनस का f इंटू डी एक्स हो गया। क्या इतनी बात सबको समझ में आया? जरा ये बताओ, f इंटू डी एक्स cos 180 का वैल्यू -1 हो गया, -1 से आगे गुणा हो गया, तो ये माइनस एफ डी एक्स हो गया, ठीक है। चलिए रिपीट वाले बच्चे मैं रिपीट कर दूंगा, अभी पहले समझ लो, इतना पहले समझ लो एक बार पूरा, फिर उसके बाद रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इसे समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, 1 बना दीजिए। पुनः हम जानते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको समीकरण 1 बना दीजिए, या फिर यहाँ पे वैल्यू भी आप रख सकते हो। चलो इसको एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू ही रख दो, जो एफ की जगह है ना वैल्यू रख दो। चलो f की जगह वैल्यू कितनी आई है बताओ, f की जगह हम क्या रख सकते हैं? देखो यहाँ पे रख सकते हो ना, f की जगह q इंटू ई रख सकते हो। बल कितना लग रहा है? q इंटू ई बल लग रहा है, q इंटू ई बल कितना लग रहा है? q इंटू ई। f की जगह क्या रखा? q इंटू ई रखा, dx। अब इसे चाहो तो बना दो समीकरण 1, इसे बना दो, ठीक है, इसे बना दो समीकरण 1, ठीक। चलिए अब उसके बाद ये हमारा बल तो हो गया, मतलब छोटा कार्य तो आ गया। पुनः विभवांतर के फॉर्मूले से, विभवांतर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? विभवांतर के सूत्र से
विभवांतर का फॉर्मूला जानते हो, नहीं जानते? चलो मैं आपको बताता हूँ विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर मतलब यहाँ पर जो विभव हो, यहाँ पर जो विभव हो, इन दोनों विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर कहलाता है विभवांतर। ये बातचीत क्यों कर रहे हो भाई? मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ बातचीत करते हो तो बड़ा दुखी होता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम बात कर रहे हो। माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई, देखो क्या क्या लिखे हैं, चार सारी चीजों को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि भैया विभव का अंतर, यानी ए का विभव कुछ होगा, बी का कुछ विभव होगा, दोनों बिंदुओं का कुछ विभव होगा, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर स्थित है दोनों बिंदु। दोनों बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है? थोड़ी सी दूरी पर। अच्छा ये बताओ कि भैया यहाँ का जो भी विभव होगा, यहाँ का जो भी विभव होगा, इन दोनों का अंतर भी तो बहुत थोड़ा सा होगा। थोड़ी दूरी पर है तो विभव का अंतर भी थोड़ा सा ही आएगा। बताओ जरा, इतने जल्दी विभव थोड़ी गिरता है, धीरे 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 गिरता है। धीरे 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 कम हो रहा है तो फिर भाई जब थोड़ी सी दूरी है तो थोड़ा सा विभव का अंतर होगा बस दोनों बिंदुओं के बीच में। दोनों बिंदुओं के बीच में थोड़ा सा विभव का अंतर होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद है, V बराबर W अपॉन में Q। ये फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है? सबको याद है। यहाँ से W बराबर निकालोगे, कार्य बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू में V हो जाएगा। Q इंटू में V हो जाएगा। बताओ फटाफट सब बच्चों को। हाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो कार्य का फॉर्मूला लिखोगे ना, कार्य W बराबर Q इंटू में, यहाँ V नहीं लिखोगे क्योंकि जो विभवांतर है वो दो बिंदुओं के बीच का वो बहुत छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि भैया थोड़ी सी दूरी ही है। थोड़ी सी दूरी है तो थोड़ा ही विभवांतर रहेगा। और कार्य क्या बहुत ज्यादा रहेगा क्या? नहीं, कार्य भी थोड़ा रहेगा, कार्य भी थोड़ा रहेगा। इसे समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की खासियत देखिए, इनका बायां पक्ष बराबर है। बायां पक्ष देखिए दोनों का बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए कायदे से। तो यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखिए इन दोनों को बराबर करिए, इनका दायां पक्ष लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का Q इंटू ई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा Q इंटू में डी वी। अब यहाँ पे क्या क्या कुछ कटेगा? कुछ कटेगा यहाँ पे, बताओ फटाफट, कुछ कटेगा दोनों साइड से? हाँ सर कट तो जाएगा ना, क्यों से क्यों कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बचेगा माइनस का ई इंटू में डी एक्स बराबर डी वी। अब यहाँ से अगर मैं ई बराबर निकालूंगा तो माइनस साइन उधर चला जाएगा, माइनस डी वी हो जाएगा, और डी एक्स जो गुणा में है इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा, ऐसे करके लो भैया। ई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा इस प्रकार, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत या वैद्युत आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मत कंफ्यूजन रहा करिए विद्युत लिख दिया वैद्युत लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन मत रखा करो, ठीक है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट इसे देखो, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो सब बच्चे। इतना लिख लियो सबको, सबको ही कहो गया, सबको ही कहो गया, हो गया कि नहीं जी? अच्छा जो बच्चे लिख रहे हैं उनका हो गया, जो बच्चे बातचीत करने में बिजी रहते हैं उनका नहीं हुआ। हो गया, हो गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए फटाफट। अब मैं दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लिखा है मैंने कहा कि यहाँ पे एक बिंदु ए है, पूरा का पूरा एक वैद्युत क्षेत्र लिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई है, ई तीव्रता है पूरे क्षेत्र की। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु ए ले लिया, यहाँ पे कोई एक बिंदु बी ले लिया। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे बिंदु ए पर कोई एक आवेश अगर रखूंगा, बिंदु ए पर अगर मैं कोई एक आवेश उठा के रखूंगा तो उस पर कितना बल लग रहा होगा? उस पर बल लग रहा होगा Q इंटू ई, बाहर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि प्लस आवेश है ना, तो प्लस आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा होगा, ऐसे धक्का मार रहा होगा इसको, इस दिशा में Q इंटू ई बल लग रहा होगा। अब इसको यहाँ से क्षेत्र में dx दूरी, थोड़ी सी दूरी पर एक बिंदु और बिंदु B है, यहाँ से यहाँ तक खसकाने में हम देखना चाहते हैं कितना कार्य करना पड़ता है। बल इधर की तरफ लग रहा है, खिसका उधर तरफ रहे हो, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन गुणे में कॉस थीटा। थीटा एंगल क्या बनेगा यहाँ पे?
बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है, बल इधर लग रहा है, विस्थापन उधर हो रहा है, कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। कॉस 180 का मान कितना होता है -1 होता है। माइनस का एफ डी एक्स कर दिया, डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ डी एक्स कर दिया, एफ का वैल्यू भी रख दिया क्यू इंटू ई वैल्यू रख दिया, डी एक्स कर दिया। अब समीकरण एक इसे बना दिया। फिर मैंने कहा विभवांतर का एक फॉर्मूला होता है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू से, आप यहां से निकाल सकते हो डब्ल्यू बराबर वी इंटू में क्यू। लेकिन यहाँ पे क्यों आवेश तो है, छोटा सा आवेश थोड़ी है क्यों, क्यों तो क्यों आवेश है, क्यों कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु खसकाने में घिस थोड़ी जा रहा है, आवेश खत्म थोड़ी होगा। आवेश थोड़ा लिए भी नहीं थे, आवेश डी क्यू थोड़ी लिए थे। हम लोग यहाँ पे विभवांतर को डी वी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं भाई विभवांतर को, क्योंकि भाई यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच जो विभव है वो बहुत अंतर यहाँ पे थोड़ा होगा। इस बिंदु ए और बिंदु बी के विभव में थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर है ना ये दोनों। आप खुद सोचो, थोड़ी सी दूरी पर हैं तो यहाँ पर जो भी विभव होगा, यहाँ पे जो भी विभव होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र में जितना क्षेत्र के करीब जाओगे विभव बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कम विभव है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा विभव है। जब ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो अंतर भी तो थोड़ा आएगा ना, विभवांतर थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर आप ले रहे हो। तो थोड़ा सा विभवांतर हो गया यहाँ पे, डीवी हमने थोड़ा सा विभवांतर ले लिया और थोड़ा सा विभवांतर में थोड़ा सा कार्य हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डी वी समीकरण 2 बना दिया। 1 और 2 में जब हमने तुलना करी तो दोनों का जो बायां पक्ष डी डब्ल्यू था वो बराबर था। जब दोनों बायां पक्ष बराबर हो जाता है किसी समीकरण में तो दायां पक्ष को हम बराबर करके लिख देते हैं। तो दो समीकरण बने हमारे, दोनों के बाएं पक्ष बराबर थे तो दाएं पक्ष को भी हमने बराबर करके लिख दिया। देखिए माइनस क्यू इंटू ई डी एक्स और इसका क्यू इंटू डी वी। अब Q से Q हमने कैंसिल कर दिया और बाकी सारी चीज़ों को मैंने इधर भेज करके मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है ऋणात्मक, यहाँ पे जो माइनस साइन देख रहे हो ये ऋणात्मक, विभव प्रवणता dv अपॉन में dx क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। dv अपॉन dx क्या है बेटा, विभव प्रवणता है, x सही है, ठीक है, के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया क्या है अब बात? चलो बेटा इतना सबको समझ में आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 2018 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को सब बच्चों ने लगाया है क्योंकि मैंने क्लास में इसे कराया था, परसों न्यूमेरिकल वाली क्लास में इसे कराया था कि नहीं कराया था, किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने कराया था इसे। मैंने कहा था इस तरीके से एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर कर ली, फिर त्रिभुज इसके दो कोणों पर 3 नैनो कूलम के समान बिंदु आवेश रखे हैं। किसी एक नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को अनंत से त्रिभुज के तीसरे कोने पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा। ये करा चुका हूँ होमवर्क में, आप इसे का ये होमवर्क है इसे, क्योंकि मैं करा चुका हूँ, ठीक है नहीं, ठीक है ना, हाँ तो ये मैं करा चुका हूँ तो इसलिए आपका ये होमवर्क है, इसे आपको करना है अपने से। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। ये क्वेश्चन है, नोट करिए इसे कॉपी में, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी बच्चे कॉपी में इसे नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, सब बच्चों का जल्दी जल्दी होना चाहिए भाई। हो गया आंसर लिखा जाए। हाँ बिल्कुल सही 27 जो बच्चे ने बताया था 0.27 माइक्रो कूलम आया था, माइक्रो जूल आया था, 0.27 माइक्रो जूल आया था। मुझे आंसर याद है इस वाले को जो सॉल्व किए थे यही आया था। हाँ सर ये नहीं पढ़ाया, अरे तो पढ़ा दे रहे हैं सुजीत तिवारी बाबू, इसको कराना है ना, आंसर लिखाना है, इसका कुछ है नहीं इसका आंसर यार। देखो ये दरअसल क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों, बताओ जरा, ऐसा कहाँ से विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। वास्तव में पता है क्या होता है वायुमंडल के साथ, वायुमंडल में होती हैं बहुत सारी गैसें, ध्यान से सुनना मेरी बातें, ध्यान से सुनना क्यों ऐसा होता है। वायुमंडल में होती हैं बहुत सारी गैसें, वायुमंडल में होती है मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है, सब बच्चे जानते हो, मुख्यतः माने प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं वायुमंडल में। तो आप कहोगे सर वायुमंडल में ना सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। दूसरे नंबर पे कौन सी होती है, दूसरे नंबर पे होती है ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प होता है, यही सब होता है, यही सब है। तो वायुमंडल में ये सब प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, वायुमंडल में सारी चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अब वायुमंडल में चूंकि इतनी सारी गैसेस हैं तो सूर्य से आने वाली, सूर्य से एक किरणें आती हैं, खतरनाक किरणें आती हैं। सूर्य की एक जो किरण होती है कॉस्मिक किरण,
कौन सी किरण? कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज। तो सूर्य से एक किरण आती है कॉस्मिक रेज। ये किरणें जब वायुमंडल में से होके गुजरती हैं तो ये सारी जो गैसें हैं, इन सारी गैसों को आयनों में तोड़ देती हैं, आयनों में तोड़ देती हैं, अणुओं से तोड़ देती हैं आयनों में। तो वायुमंडल से जब ये सूर्य से आने वाली किरणें गुजरी, जब सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें वायुमंडल से होकर गुजरी, तो वायुमंडल की इन सारी गैसों को किसमें तोड़ दिया? आयनों में तोड़ दिया, जिसके कारण से वायुमंडल हमारा क्या हो गया? विद्युत उदासीन रह पाएगा क्या? उदासीन रह पाएगा क्या? न्यूट्रल रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। उसमें पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, नेगेटिव आयन आ जाएंगे, आवेशित हो जाएगी पूरी की पूरी जो वायुमंडल है वो आवेशित हो जाएगा, पूरा वायुमंडल ही आवेशित हो जाएगा। उदासीन नहीं रह पाएगा, न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसे शब्दों में कैसे लिखते हैं वो देखिए। अब इसे शब्दों में कैसे लिखते हैं ये सारी चीजों को वो देखिए, शब्दों में देखिए कैसे लिखते हैं वो देखिए। देखिए उत्तर लिखे पहले। हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में मुख्यतः, मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, हिंदी में लिख देते हैं नाइट्रोजन, और कौन सी? कॉमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और कौन सी? कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही लिख देते हैं CO2, तथा जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प यानी क्या? पानी के भाप, भाप, जल वाष्प जैसी गैसें, गैसें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें, सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें भैया? कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक, कॉस्मिक देखिए कैसे लिखते हैं कॉस्मिक, देखते रहिए। कॉस्मिक, सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें, किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, जब वायुमंडल से, वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, होकर गुजरती हैं, गुजरती हैं, तो इन्हें आयनित कर देती हैं। इन्हें मतलब इन गैसों को, इन्हें आयनित कर देती हैं, आयनित कर देती हैं, कर देती हैं, देती हैं, जिससे कि, जिससे संपूर्ण वायुमंडल, संपूर्ण वायुमंडल आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है और उदासीन नहीं रह पाता, और उदासीन नहीं रह पाता, उदासीन नहीं रह पाता, नहीं रह पाता। ठीक है, चलो भाई डन है? बताओ एक बार सब बच्चों को डन है? हो गया? कॉपी में हुआ कि नहीं हुआ? भाई तुम्हारे लिए ही लिख रहा हूँ, तुम लोग नहीं लिखोगे तो फिर मेरे लिखने का फायदा क्या? मैं तो फिर लिखा लिखाया ले आऊँ और छपवा दूँ, रटवा दूँ, कह दो रट लो भाई। तो लिखते रहो साथ साथ, तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी बाबू, समझ नहीं रहे हो, इससे आंसर राइटिंग की तुम्हें प्रैक्टिस होगी। हाँ, तुम लिखना सीख पाओगे आंसर, तुम्हें भयंकर नहीं लगेंगे आंसर, और तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि सौरभ सर लिखा लिखाया लाते हैं, किताब की भाषा लाते हैं। एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युत विभव इतना दिया है, x बराबर 2 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 2017 में पूछा था। विभव दिया हुआ है, v बराबर कितना दिया हुआ है? 3 प्लस में 2x दिया हुआ है। ये करा चुका हूँ कि नहीं करा चुका बताओ। अब इसमें आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए इसका अवकलन कर देते हैं, dv अपॉन में dx कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे।
सीधा अवकलन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सब बच्चे इधर देखो पहले। अगर यहाँ पे एक्स ना दिया होता, v बराबर 3 + 2y दिया होता, तो यहाँ पे जो अवकलन करते dv अपॉन में dy करते, तब y के रिस्पेक्ट में अवकलन करते, और 3 का तो अवकलन 0 हो जाएगा। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जो नियत नंबर होते हैं, जैसे 3 4 5 6, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका अवकलन 0 होता है, उनका अवकलन नहीं होता। पहले तो याद रखिए, कांस्टेंट नंबर नियत जो होते हैं वो समय के साथ बदलते नहीं ना, और जो समय के साथ नहीं बदलता उसका अवकलन 0 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। 2y, y का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 का 2 ऐसे बचा रह जाएगा, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 बचा रह जाएगा बस ऐसे। सॉरी, 0 + 2 = 2। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। अब dv, अगर चूंकि यहाँ पे x दिया था तो हमने x के रिस्पेक्ट में किया dv अपॉन में dx। इसको कहते हैं अवकलन करना। क्या कहते हैं इसे? अवकलन करना। मैथ में पढ़ाया जाता है, मैथ में आपका 5वां चैप्टर है ये अवकलन। लेकिन उसके पहले जो है आपको फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल रहता है। ठीक है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैथ बायो वाले बच्चे तुरंत घबरा जाते हैं जहाँ सुनते हैं मैथ का नाम। मैथ से घबराने की बातें नहीं है ना, मैथ पूरी थोड़ी आ गई है, थोड़ा थोड़ा एक जो छोटा छोटा फॉर्मूला लगा है उस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, काम हो गया। आपको नहीं पता है बाबू, मैथ वाले बच्चे से ज़्यादा बायो वाले बच्चा टॉप करता है बोर्ड में, बताएं, सीक्रेट है ये, तो परेशान ना हो जाना। ठीक है हाँ ठीक है ना, हाँ। अच्छा झूठ है तो फिर करके दिखाओ टॉप, करके दिखाओ, मान लेंगे। ठीक है, कर लो फिर टॉप, हम मान जाएंगे झूठ है ठीक है ना, यही बात पे कर डालो टॉप। ठीक है, यही बात पे आज टॉप करना है, मार ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है ना, चलो v बराबर 3 + 2x, 3 + 2x हमें देखना है, विद्युत विभव दिया है, x बराबर 2 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान। देखिए अगर ये इक्वेशन कहीं आगे भी होता, x² होता, यहाँ पे x² समथिंग कुछ होता, तो इस x बराबर 2 का कोई काम था। अब इसका कोई काम रह ही नहीं गया, अब इसका कोई काम ही नहीं है बेटा, इसको कोई रखना ही नहीं है, फर्जी दिया हुआ है। इसका जब अवकलन करोगे dv अपॉन में dx, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुरंत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा तुरंत? आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिल जाएगी। E बराबर dv अपॉन में dx। आप कहोगे सर अभी तो आप करे हैं कि माइनस साइन भी लगता है, अभी तो आप कराए थे कि माइनस साइन भी लगता है। बाबू माइनस साइन तब लग रहा होता है जब वो क्षेत्र में हम बाहर की तरफ ढकेल रहे होते हैं, अंदर की तरफ, मतलब आवेश को ढकेल रहे होते हैं। अगर हम आवेश को उधर ही ढकेलेंगे तो माइनस साइन कहाँ लगेगा? माइनस क्यों लगा था इसमें पता है E बराबर माइनस साइन क्यों लगा है? माइनस इसलिए लगा है क्योंकि आप आवेश को किधर से किधर ढकेल रहे हो, क्षेत्र से उल्टा ढकेल रहे हो, अंदर की तरफ ढकेल रहे हो, इसलिए यहाँ माइनस आया। ये माइनस का कोई रोल थोड़ी है कि अगर यहाँ पे माइनस लगेगा ही लगेगा। अगर इस आवेश को क्षेत्र से अंदर की तरफ ना ढकेल के बाहर की तरफ ढकेले, क्षेत्र की दिशा में ले जाएं, क्षेत्र की दिशा में ही अगर हम इसे ले जाएं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य अपने आप होगा, तो वहां माइनस साइन भी नहीं रहेगा, फिर यहाँ माइनस साइनो नहीं रह जाएगा। बात समझ में आया? फिर तो यहाँ cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है प्लस का, तो ये प्लस ही रह जाएगा। जब ये प्लस रह जाएगा तो फिर माइनस आया ही कहाँ, फिर माइनस कहाँ आएगा जब ये प्लस रह जाएगा तो। बात समझ में आया? तब तो E बराबर dv अपॉन में dx हो जाएगा। हम उल्टा इसको ला रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। बात समझ में आई थी? चलिए अब चलिए यहाँ पे अगर मैं इसे सीधा सीधा ही रखूं, E बराबर मैं dv अपॉन में dx ही रखूं, कई बार आपको ऐसे भी रखना है dv अपॉन में dx। ठीक है, ऐसे रख दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का तो 0 हो गया, 2x का कितना अवकलन हो गया, सिर्फ 2 हो गया, तो 0 + 2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो E बराबर कितना आया मेरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, E बराबर आया 2। और आंसर इसका लगा दो, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक लग गया। बात समझ में आया? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। रुको बताते हैं, किसको बताते हैं जी, मैं भी बायो से ही हूँ। हाँ तो बायो वाले अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, मैंने तो कहा भी बायो वाले टॉप करते हैं। अब मैथ वाले अगर कह रहे हैं कि हम टॉप करते हैं तो फिर भाई टॉप करके दिखाओ, करके दिखाओ तो मानव हम तो यहाँ पे देखो क्या कहा मैंने कहा v बराबर 3 + 2x है, मैंने कहा 3 + 2x है, इसका अवकलन कर दो dv अपॉन में dx।
dv अपॉन में dx कर दिया, इसका जब अवकलन किया x के रिस्पेक्ट में तो 3 जो है ना कांस्टेंट नंबर है, उसका अवकलन 0 हो गया। 2x का अवकलन सिर्फ 2 होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 3x का अवकलन बताओ तो इसका अवकलन सिर्फ 3 हो जाएगा। 4x का अवकलन 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4x स्क्वायर कर दूं तो इसका अवकलन पता है कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8x होगा। पावर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में एक घटा के लिख देंगे, यानी 2 पावर थी तो अब 1 पावर बचेगी, तो 8x हो जाएगा अवकलन। ठीक है, बाकी अवकलन मैं शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत सिखाया भी था। शुरुआत जब क्लास थी तो मैंने आपको अवकलन सिखाया था। जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे वो अवकलन थोड़ा बहुत जानते होंगे, मैंने सिखाया भी था। रिपीट कर तो दिया, 3 बार बताया हूँ इसे, अब कई बार बताऊँ? 0 + 2 जोड़ना में 2 जोड़ने में भी रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करें बताओ? 2 बार तो कर चुके रिपीट। आगे देखिए, अगला देखिए, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 2012 2015 में पूछा था, 2 बार पूछा है। उत्तर देखिए, ये क्वेश्चन एक प्रकार का न्यूमेरिकल है तो हल करके लिखेंगे। भैया धातु का 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, तो एक गोला खींच लें 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ऐसे करके एक गोला खींच लीजिए। इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो सेंटर से जो इसका त्रिज्या है r, वो है बेटा पूरा 9 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना है r? 9 सेंटीमीटर है। तो जरा मुझे बताओ, अगर इसका त्रिज्या r 9 सेंटीमीटर है तो इसकी धारिता कितनी होगी? क्या निकाल सकते हो? इसकी धारिता निकाल सकते हो? गोले की धारिता निकाल सकते हो? दामिनी, सपना बताओ जल्दी, हरिओम, धारिता निकाल सकते हो? रुचि, धारिता निकाल सकते हो कि नहीं? बैक लो भाई, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। ठीक है, इसका मात्रक लगा दिया वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। dv अपॉन में dx किया तो e आ गया। e आ गया, क्यों आ गया भाई? अवकलन करते ही dv अपॉन में dx हो जाएगा। dx dv अपॉन में dx क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना लिखा? इसको सॉल्व किया तो 0 का 3 का जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका अवकलन 0 हो जाता है। 2x का अवकलन कितना हो गया? 2 हो गया। 0 + 2 मिलके 2 बन गया, 2 ही आंसर आ गया, बात खत्म। x बराबर 2 रखने की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, उस 2 को रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए अब आगे देखिए, बताइए यहाँ पे त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी है, मुझे इसकी धारिता निकालनी है। धारिता निकल जाएगी। C बराबर फॉर्मूला कितना होता है? r अपॉन में 9 × 10⁻9। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगर किसी भी चालक को त्रिज्या मुझे दिया रहे और मुझे उसकी धारिता निकालनी हो तो फॉर्मूला ये लगेगा। बताइए मुझे C बराबर धारिता कितनी हो जाएगी? r की जगह, त्रिज्या की जगह कितना रखोगे? 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 9 के 10⁻−2। r जो है सेंटीमीटर में दिया है ना जी, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे? 10⁻−2 से गुणा करके। 10⁻−2 से गुणा कर दिया, r की जगह पे 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में। बटे में नीचे क्या लिखा हुआ है? बटे में 9 × 10⁻9 भी तो लिखा है। 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, 10⁻9 ऊपर चला गया तो ये +9 है, ऊपर चला गया -9 बन गया। 1 × 10⁻9 और -2, -9 -10 -11, -11, ये इतना फैरेड आ गया। बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? +9 ऊपर चला गया, -9 हो गया, -9 और -2 कितना हो गया? -11 हो गया। इसमें रिपीट करना है, बैक करना है। कितना बैक करें भाई, कहाँ कहाँ बैक करें? इसको लिख लियो कि नहीं लिख पाए हो? अभी भी नहीं लिख पाए हो? कितना स्लो चल रहे हो? इसको स्क्रीनशॉट लो फट से। स्क्रीनशॉट 1 2 3 हो गया, चलो नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट 1 2 3 हो गया, चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। इस पर आ जाओ फटाक से। अब इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बार ही रिपीट करूँगा तो बहुत ध्यान से देखना। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, तो यहाँ पे एक त्रिज्या वाला गोला है, इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि गोले पर इतना आवेश दिया जाता है। अभी इसको सबको छोड़ दो, आवेश दिया जाता है छोड़ दो। पहले बताओ इसकी धारिता क्या है? अगर इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्लास में प्रूफ कराया हूँ, प्रूफ कराया है बकायदा। कह दो नहीं कराया है, कह दो सीने पे हाथ रख करके कि नहीं कराया है। C बराबर r अपॉन में 9 × 10⁻9 कराया है ना? हाँ, एक आध बच्चे लिख भी रहे हैं नहीं कराया है। क्या ही बताएं, क्या ही बताएं। C बराबर r अपॉन में 9 × 10⁻9। r त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया?
आर त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 10 की घाते -2 से गुणा कर दिया। आर की जगह देखो रख दिया इतना, बट्टे में 9 गुणे 10 की घाते 9 है, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, लेकिन +9 है, 10 की घाते +9 ऊपर गया -9 बन गया, -9 और -2 मिलके -11 बन गया। सी का वैल्यू निकल आया। अब यहाँ पे कह रहा है इतना कूलम का आवेश दिया जाता है तो चालक की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो जब आवेश दिया जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। आवेश दिया जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV²। हाफ CV², फॉर्मूला सबको याद है? ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं याद है, बताओ जल्दी से। सबको याद है U बराबर हाफ CV², लेकिन यहाँ पे V तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो आवेश पता है, Q का मान हमें पता है। देखो हमें यहाँ पे Q का मान भी दिया हुआ है, Q का मान भी दिया है, प्रश्न में कितना दिया है 4 गुणे उसकी घाते -6, तो 4 गुणे उसकी घाते -6 कूलम इतना दिया है। तो हमें Q और C दिया हुआ है और हमें U निकालना है। Q और C दिया है, हमें U निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इस फॉर्मूले से तो निकल नहीं पाएगा भाई, इस फॉर्मूले से निकल पाएगा क्या हाफ CV²? लेकिन इसका मैंने 3 फॉर्मूला लिखाया था। कौन कौन सा लिखाया था याद है? स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला और लिखाया था। कौन सा लिखाया था? हाफ Q इंटू V। एक फॉर्मूला ये लिखाया था और एक फॉर्मूला लिखाया था Q² अपॉन में 2C। ये फॉर्मूला लिखाया था। 3 फॉर्मूले लिखाए थे स्थितिज ऊर्जा के, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हमें C और Q दिया है तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा लगेगा? 1 नंबर फॉर्मूला, 2 नंबर फॉर्मूला, 3 नंबर फॉर्मूला, बताओ। 3 लगेगा। सबको दिख रहा है ना कि भाई हमें Q और C दिया है तो हम इसी में पुट कर सकते हैं, इसमें थोड़ी ना पुट कर सकते हैं। इसमें तो V भी है, हम V कहां से लाएंगे? हम V कहां से लाएंगे भाई? V निकालेंगे क्या बैठ के? फिर हम C और Q से क्या V निकालने बैठेंगे फिर हम? इससे अच्छा हम डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला रखें, U बराबर कौन सा? हाफ Q² अपॉन में 2C था ना, कहता था Q² अपॉन में 2C, ठीक है। तो Q², Q का वैल्यू इतना दिया है, देखिए Q का वैल्यू दिया है 4 गुणे 10 की घाते -6। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बटे में क्या नीचे दिया है? C। 2 इंटू में C का वैल्यू कितना दिया है? 1 गुणे में 10 की घाते -11। अब चलो इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बटे में निचवा 2 बैठा हुआ है, 2 × 2 हो गया, ठीक है, गुणा 10 की घाते -6, 6 दूनी 12, माइनस का 12 और -11 जो है नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। 2 2 8 जा 16, 8 कट गया, गुणे 10 की घाते कितना आ गया? -1 आ गया। और 10 की घाते जो -1 होता है वो 1/10 हो जाता है, जो कि बन के आता है 0.8 जूल। लगा देना मात्रा के यहाँ पे। चलो बताओ, सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? जो तुम्हारी ब्रिलियंट में दिया है ना, सब गलत दिया है बाबू, ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। किताब का देख करके हमको गलत ना बोलने लगना। आर बराबर यहाँ पे जब वैल्यू रख दोगे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो यहाँ पे तुम्हारी क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर आ जाएगा आपका धारिता। धारिता आ गया तो आवेश हमें पता ही है, आवेश भी पता है। आवेश पता है तो Q² अपॉन में 2C लगा देंगे। Q का स्क्वायर यानी Q का स्क्वायर कितना है? 4 जो चौके 16, 4 चौके कितना हो गया? 16 हो गया। -6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बेटा? -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 गुणे 10 की घाते -12 हो गया, बटे में नीचे 2 इंटू C। C का वैल्यू कितना है? 1 गुणे 10 की घाते -11, 1 गुणे 10 की घाते -11, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 10 की घाते -11 ऊपर गया तो +11 हो गया, -12 + 11 कितना हो गया? -1 आ गया। और 2 से 16 कट गया 8 बार में, और 10 की घाते -1 इधर चला गया, तो जब ये 10 की घाते -1 मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 10 की घाते -1 मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। और 8/10 कितना हो जाएगा? 8/10 डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा। समझ में आई बात है? तो ये आ जाएगा 0.8 जूल। कोई दिक्कत कहीं, समस्या किसी को यहाँ तक? रिपीट भी कर दिए बाबू, रिपीट भी कर दिए, अब कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझा रहा हूँ और फिर मैं वो कराऊंगा पोल, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ फिर पोल कराऊंगा। C बराबर देखो R अपॉन में 9 गुणे 10 की घाते 9 यहाँ पे दिया। सब बच्चों को बताना है, समझ में आया कि नहीं? सब बच्चों को बताना है बेटा, बहुत आसान है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। धारिता तुम्हें दी हुई है, त्रिज्या दिया हुआ है, धारिता निकालना है। ये फॉर्मूला होता है R अपॉन में 9 गुणे 10 की घाते 9।
आर का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 गुणे 10 की घाते -2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिख दिया, बटे में 9 गुणे 10 की घाते 9 था, 9 से 9 काट दिया, एक बार में माइनस ऊपर चला गया, प्लस हो गया। इस तरीके से हमने सी निकाल लिया, धारिता निकाल ली। क्यों भी हमें दिया था कूलम्ब आवेश, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी थी तो हमने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दिया, Q² /2c। हमें Q और C दिया है तो हमने Q और C वाला फॉर्मूला लगाया है। क्यों का वैल्यू हमें ये दिया हुआ था 4 चौके 16 गुणे 10 की घाते -6 का स्क्वायर -12 कर दिया, -12 ये देखो है, ठीक है। अब 2 1 जा 2 नीचे बैठा हुआ है, 10 की घाते -11 जो ऊपर गया क्या बन गया, प्लस का 11 बन गया, -12 + 11 क्या हो गया, -1 हो गया। अब 8 गुणे -1 कितना हो गया बेटा, 0.8 जूल हो गया। बताओ सबको समझ में आ गया? पोल करा लिया जाए। 3-4 बार तो बता दिए जी, अब इससे ज़्यादा कोई बता सकता हो तो बताओ। अभी भी नो सर है। अगला क्वेश्चन तब तक नोट करो सब बच्चे, अगला क्वेश्चन नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो अगला क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, और सी धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए। पोल वाला खुल जा भाई, खुल तो गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। चलो अब ये देखो, एक गया है आपके पास पोल, बताना है आपको, ठीक है। सब बच्चों बता दो यार, सही समझ में आ गया। डन, बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, 2021 में आपसे पूछा था, धारिता से क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उत्तर कैसे लिखना है, देखिए उत्तर कैसे लिखना है। धारिता शब्द से अभिप्राय है, धारिता शब्द से अभिप्राय है, अभिप्राय मतलब अभिप्राय मतलब क्या होता है, मतलब अभिप्राय है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, क्षमता। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता, चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवेशों चालकों की धारण करने की क्षमता, किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है बताइए, चालक की धारिता कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। बताओ लिख लोगे, कोई दिक्कत? धारिता शब्द से अभिप्राय है धारण करने की क्षमता, और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लगाइएगा, धारण करने की क्षमता, और फिर लिखिएगा इस प्रकार किसी चालक में आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, हो गया, हो जाएगा सबका, रिशु हो जाएगा। बनाते चलो यार सब लोग नोट्स बनाते चलो यहाँ से, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन है 2021 में ये आया हुआ था, आप देखिए 2020 में क्या आया था, सी धारिता वाले संधारित्र को विभव तक आवेशित किया जाता है, इसका विद्युत ऊर्जा क्या है। सी धारिता वाले संधारित्र को विभव V तक आवेशित किया जाता है, विभव V तक, विभव V तक आवेशित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा बताओ, विद्युत ऊर्जा का सूत्र बताओ, विद्युत ऊर्जा का सूत्र बताओ सब बच्चे, इसमें बस सूत्र बताना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, सूत्र बताना है आपको। विद्युत ऊर्जा का सूत्र मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा वही यार का सूत्र बताओ, जिसमें C हो और V हो, जिसमें C हो और V हो, बताओ जिसमें C हो और V हो, 2020 में पूछा है, जिसमें C हो और V हो वो कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है U = ½ CV², ये फॉर्मूला है। इसकी भी प्रूविंग कराई थी कि नहीं कराई थी, कराई थी ना, दो मेथड से कराई थी, एक ग्राफ मेथड से कराई थी, एक नॉर्मल मेथड से कराई थी। तो सी धारिता वाले संधारित्र को विभव V तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला जो है ये है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र ये होगा। ठीक है, आज पागल हो गए, और क्या 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 बोलते रहते हो,
चंदन बाबू, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा मैटर, मैं समझ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टीम से, बहुत जल्दी पहुँच जाएगा तुम्हारा हैंडरेड नोट्स, परेशान मत हो, ठीक है। सी धारिता वाले संधारित्र को विभव V तक आवेशित किया जाता है, इसकी विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बताओ। विद्युत ऊर्जा का सूत्र U बराबर हाफ CV²। क्या ये दोनों फॉर्मूले क्वेश्चन समझ में आए, कैसे लिखना है? सबका हो गया? सबका हो गया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, सबका हो गया? ये दोनों हो जाएगा? चलो एक और आपको कराया जा रहा है, ठीक है, एक और आपको कराया जा रहा है। पोल बताना, नेक्स्ट करने जा रहा हूं। अब तक मुझे लगता है सबका हो गया होगा, जल्दी जल्दी करो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड है। अगर उन्हीं 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता निकालें। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि बराबर धारिता के, देखो ये शब्द क्या लिखा है, बराबर धारिता के कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र। किस में जोड़े जा रहे हैं? श्रेणी क्रम में। बराबर धारिता यानी C1 भी C है, C2 भी C है और C3 भी C है। 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3, और तीनों बराबर हैं, यानी C तीनों है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3, तीनों की धारिता क्या है? बराबर है, यानी तीनों को C ही मान लिया। डन बात, डन है मैटर। चलो अब आगे देखो, आगे देखो। अब कह रहा है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ो। अच्छा, C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जोड़े तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा? हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बताइए 1 में C' बराबर कितना हो जाएगा? C1 का वैल्यू भी C है, C2 का वैल्यू भी C है और C3 का वैल्यू भी C है। तीनों का वैल्यू कितना है जी? C है। अब तीनों का वैल्यू अगर C है तो C कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? C एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 1 + 1 + 1 तीनों हम जोड़ के ऐसे लिख देंगे, और 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3/C हो गया, और इस साइड आया 1/C'। इधर 1/C मत मान लीजिएगा, अगर 1/C इधर भी मान लेंगे तो C दोनों साइड काट के बराबर कर चुके होंगे फिर आप। तो इस तरीके से इधर C' मानिएगा, तुल्य धारिता को आप C' मानिएगा, ठीक है। हाँ, अब चलिए 1/C' अगर 3/C है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर कोई बच्चा मुझे ये कह दे कि 1/C' है वो वास्तव में 3/C है और मुझे C' का मान निकालना हो, तो मैं इसको पलट दूंगा, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, C/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कह रहा है कि इसकी जो परिणामी धारिता आई है ना, वो कितनी आई है जी? 6 माइक्रोफैरड आई है। माने ये जो C/3 है ये वास्तव में है कितना? ये C/3 जो आया है ये वास्तव में है कितना भैया? क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो C/3 है ना, ये वास्तव में परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड की है, 6 के बराबर है, 6 के बराबर है। अब बताओ, अगर ये 6 के बराबर है तो C का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यहां से C का वैल्यू निकाल सकते हो यहां से? बताओ, C का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? C/3 6 है तो C का वैल्यू 6 × 3 = 18 हो जाएगा, C बराबर 18 माइक्रोफैरड। बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा, पहले यहां तक बताओ भाई एक बार में आया कि नहीं। कोशिश करा करो एक बार में आए, ठीक है। दोबारा रिपीट तो हम कर ही देंगे, एक बार का कोशिश किया करो आ जाए। तो चलो भाई 18 आ गया, तो कह रहा है कि उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब 18 18 18। C का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया, माने ये भी 18 है, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, तीनों 18 18 18 है। कह रहा है इनको समांतर क्रम में जोड़ दो भाई, तो बताओ कितना परिणामी धारिता होगा? तीनों 18 18 18 को समांतर क्रम में जोड़ दो, 18 18 18, CAB 18, CAB 18, CAB 18, तो कितना हो जाएगा? समांतर क्रम का फॉर्मूला C" बराबर C1 + C2 + C3, C1 भी 18, C2 भी 18, C3 भी 18। फॉर्मूला समांतर का यही लगता है ना, C1 + C2 + C3। 18 3 कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, रिपीट रिपीट। देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है। कह रहा है बराबर धारिता के 3 संधारित्र, तो 3 मान लिए, C1 C2 C3 3 मान लिए, तीनों को बराबर कर दिया, यानी C तीनों बराबर।
कह रहा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया 1/c' बराबर 1/c1 1/c2 1/c3। C1 का वैल्यू भी C रख दिया, C2 का भी C रख दिया, C3 का भी C रख दिया। एलसीएम ले लिया बेटा, C का C आ गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, जुड़ करके 3/C। 1/C' अगर 3/C के बराबर है, 1/C' अगर 3/C के बराबर है तो इसको पलट दीजिएगा तो C' बराबर C/3 हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न में कह रहा है कि जो तुल्य धारिता है ना, परिणामी धारिता है, वो 6 माइक्रोफैरड की आई है, यानी जो C/3 आया है आंसर, वो वास्तव में 6 के बराबर होगा। अब यहाँ से C का वैल्यू निकालिएगा तो 3 भागे में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 3 18 माइक्रोफैरड C का वैल्यू आ जाएगा। यानी हर एक जो C है वो कितना है, हर एक C 18 18 18 का है। हर एक C जब 18 18 18 का है तो बताइए जरा आप मुझे कि अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 18 18 18 के तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। फॉर्मूला 3 बार C1 C2 C3 जुड़ करके 18 3 54 माइक्रोफैरड हो जाएगा। बताइए सबको समझ में आ गया? अब सबको आ गया ना जी? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? एक और कर लो फिर चले जाना, एक और कर लो फिर चले जाना घर, ठीक है? एक लास्ट कर लो, इसके बाद बचा तो अभी फ़िलहाल है तो मैं कल और पढ़ाऊँगा इसे, कल और पढ़ाऊँगा बेटा। अभी 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं, कल और लेना पड़ेगा एक क्लास। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटों को 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखने से बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको ये होमवर्क में दे के जाऊंगा, आप मुझे बताओगे कितना आंसर आएगा, ठीक है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, ए का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं तो मीटर स्क्वायर में बदल जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁴ से गुणा करते हैं, ठीक है? लो आलू गाजर टमाटर, ये क्या है जी? आलू गाजर टमाटर अभी से क्या बेच रहे हो? हाँ, एग्जाम में जब बेकार नंबर लाओगे तो घर वाले वैसे ही भगा के आलू टमाटर बेचवाएंगे। हाँ, हमारे मास्टर एक बार हमको बहुत छापे थे, कहते कि मैं एक बार जो है क्लास में बैठा था ऐसे ही, तो मुझे याद आ गया, मैं क्लास में बैठा था और मैं खिड़की की तरफ देख रहा था अपने, तो खिड़की की तरफ देख रहा था तो मेरे मास्टर साहब मुझे देख लिए और वो पढ़ा रहे थे लेक्चर, तो उन्होंने कहा बाहर जो आलू टमाटर बेच रहा है उसको देख रहे हो क्या? पढ़ लो बेटा, नहीं तो आलू टमाटर ही बेचोगे उसी तरीके से। तो वही बातें याद आ गई। चलो आगे देखते हैं। ए बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁴ मीटर में कर देते हैं। प्लेटों को 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखने पर, भैया दूरी कितना दिया है प्लेटों का? डिस्टेंस कितना दिया है प्लेटों का? 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे, लेकिन मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ लगता है, तो मीटर में चेंज हो जाता है। चलिए, रखने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें, यानी सी का वैल्यू निकालें। सी का वैल्यू निकल जाएगा क्या ये दोनों चीज़ों से? निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? A × ε0 अपॉन में D होता है। ए का वैल्यू दिया है, सी का ε0 का वैल्यू आप जानते हैं, ε0 का वैल्यू रखिएगा 8.85 × 10⁻⁻12, इसका वैल्यू तो फिक्स है। हाँ, तो ε0 दिया है, ए दिया है, डी दिया है, सब दिया है, तो क्या आप धारिता की गणना कर सकते हो? धारिता की गणना कर लोगे? होमवर्क दे दें, कर लोगे? यहाँ तक कर लेना, बाकी का आगे का कल फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी का आगे का कल क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि अभी 11 वाली भी क्लास है ना मेरी, आज 11 की पहली क्लास लगी हुई है। तो 11 वाली पहली क्लास में भी थोड़ा देख लिया जाए बच्चे कैसे हैं 11 वाले इस बार। उनसे भी थोड़ा मिल लिया जाए। तो 11 वाले बच्चों से थोड़ा मिल लिया जाए अभी चल के। आज यहीं तक छोड़ देते हैं। मैं और भी लाया था क्वेश्चन, तो मैं बहुत सारे लाया था। देखो, एक ये लाया था, 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 बहुत सारे क्वेश्चन लाया था। कल कराएंगे सब, ठीक है? कल कराएंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया भैया? ये फॉर्मूला और हम लोगों ने प्रश्नोत्तर किए पूरा का पूरा, ठीक है? प्रश्नोत्तर किए पूरा का पूरा,
फार्मूला प्रूफ किया एक, ई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स, ये फार्मूला भी प्रूफ किया, फिर से प्रूफ किया इसे दोबारा से एक नए तरीके से। अच्छा अगली क्लास हमारी नया चैप्टर होगा विद्युत धारा, स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा स्टार्ट करेंगे और इसका पीवाईक्यू का हम सोच रहे हैं एक क्लास और लेंगे, तो विद्युत धारा लेंगे और इसका पीवाईक्यू का भी एक सेशन और लेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। तो बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल प्यारे बच्चों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, सच में पूरे बिहार बोर्ड में इतनी तन्मयता से, इतना लग करके, लगन के साथ कोई पढ़ा रहा है तो सिर्फ हमारे चैनल पे पढ़ाई हो रही है। मैं सबका चैनल देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है मैं देखता नहीं यूट्यूब पे जितने भी बिहार के टीचर्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, मैं सबको जानता हूँ, सबको देख रहा होता हूँ, और कोई भी इतना लग करके कंटेंट अच्छे से काम करके नहीं ला रहा है जितना इस चैनल पे मेहनत हो रही है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों मित्रों सबको बताइए इसके बारे में, कितना अच्छा कंटेंट कहीं मिल रहा है तो सिर्फ यही मिल रहा है, तो बताइए ज़रूर, ठीक है। जब हम भला करते हैं किसी का तो भला हमारे साथ भी होता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जुड़े रहे विद्याकुल के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।